नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी में। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ें। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोष विधाता को मत देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजय बनाती वही जिसके पास हो आत्मविश्वास, जिसके पास हो आत्मविश्वास। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हमारा नया पाठ है पवन। ये पाठ आप चाहे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हो या फिर 11वीं 12वीं की कक्षा में पढ़ने जा रहे हो, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। ये ज्योग्राफी का बेसिक जो नॉलेज है आपको सीखना ही होगा। अतः आपके लिए मैंने इसको काफी सरल और छोटा बनाते हुए यहाँ रख रही हूँ, जिसको आप ध्यान से मेरे साथ सुने और पढ़ें। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है पवन। इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे जो मेन शब्द आएंगे इसमें वायुदाब और वायु प्रवणता, ये सब आएंगे। तो घूर्णन वगैरह ये सब हमने वैसे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हम चर्चाएं कर चुके हैं इस बारे में। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वायुदाब किसी प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु के स्तंभ का लगने वाला जो भार होता है वो वायुदाब कहलाता है। अगर मैं बात करूं वायुदाब प्रवणता की, तो सीधा सा अर्थ यह है कि प्रवणता मतलब ढलान। वायुदाब का किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में उच्च से निम्न की ओर जो ढलान होता है वो ही क्या है, वायुदाब प्रवणता है। जितना ज्यादा प्रवणता होगा उतना अधिक ढलान होगा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, और जितनी कम प्रवणता होगी उतना ही ढलान कम होगा। ठीक है, बात करें हम पवन की, तो सबसे पहले पवन किसे कहा गया है। देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है वो क्या कहलाने लगती है, पवन। देखिए, अगर स्थिर जो वायु होती है, हवा होती है, स्थिर हवा, उसको हम क्या कहते हैं, या तो हवा या वायु। ठीक है, लेकिन वो ही वायु जब गति करने लगे, और गति में उसका स्वभाव क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब वायु गति कर रही हो तो उसे हम क्या बुलाते हैं, पवन। पवन बोल देंगे। पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी स्थिर होती, देखिए यहां से क्वेश्चन उठता है बहुत बार, मैंने देखा है पीछे की कई परीक्षाओं में आया है यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि पृथ्वी यदि स्थिर होती या फिर वह समतल होती तो पवन समदाब रेखा पर समकोण बनाती हुई चलती। क्या है ये लाइन, ये कह रही है कि पृथ्वी या तो स्थिर होती, क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऐसे ऐसे होता तो क्या होता, कथन कारण वाला क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी यदि स्थिर होती, जबकि स्थिर तो नहीं है, और वह अगर समतल होती, जबकि समतल भी नहीं है, तो पवन है ना, उसकी दिशा क्या होती, उसकी स्थिति क्या होती। तो ऑप्शन में आपको मिल जाता कि पवन क्या समदाब रेखा के समानांतर चलती, या फिर वह समकोण बनाती हुई चलती, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे कुछ। तो पवन समदाब रेखा पर समकोण बनाती हुई चलती। अगर पृथ्वी स्थिर और समतल होती तो पवन समदाब रेखा पर समकोण बनाती हुई चलती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनके बारे में आगे हम अध्ययन करने वाले हैं। उन सब की वजह से पवन की दिशाएं हैं वो बदल जाती है, इसलिए वह समकोण नहीं बनाती। एक बात। अब आगे देखिए कि चूंकि पृथ्वी गति कर रही है, वह घूर्णन कर रही है, और वह समतल भी नहीं है, तो पवन के संचालन को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इसलिए क्या है कि जो समदाब रेखा है, जो पवन है, वो समदाब रेखा के साथ समकोण नहीं बना रही है। देख लिया आपने इसका कारण कि न तो पृथ्वी रुकी हुई है, यानी वो स्थिर अवस्था में नहीं है, जबकि वो तो घूर्णन कर रही है,
और वो समतल भी नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ है, पर्वत पठार वगैरह, तो उस पर अनेक कारक कार्य करेंगे, बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे पवन के संचालन को। अब देखिए ये कारक कौन से हैं, इन कारकों की चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला कारक जो है वो है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, वायु दाब प्रवणता, जिसका हमने जिक्र कर लिया है पिछले वीडियो में भी, अभी भी मैंने आपसे सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। तो प्रवणता जहां अधिक होगी, प्रवणता अधिक होगी, वायु की गति अधिक होगी। ठीक है, निसंदेह वायु की गति अधिक होगी जितनी ज्यादा प्रवणता होगी, क्योंकि वायु का स्वभाव है कि वह उच्च से निम्न की ओर गति करेगी। जितनी उच्चता और निम्नता अधिक है उतनी ही उसकी गति बढ़ती जाएगी। दूसरा कारक है कोरियोलिस प्रभाव। ये कोरियोलिस प्रभाव क्या है? देखिए, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं कोरियोलिस, जिन्होंने ये जो प्रभाव हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले बताया था। सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कोरियोलिस, अतः इस प्रभाव का नाम पड़ गया कोरियोलिस। एक बात हो गई, इस प्रभाव को नाम क्यों दिया कोरियोलिस, ये समझ में आया। अब आगे देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से, समझते हो, अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो जो विक्षेपण है किसका, पवन का, वो उत्तरी गोलार्ध में तो है अपनी दाईं ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में तो पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। किस कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, यानी रास्ता बदल लेती है। उत्तरी गोलार्ध में तो कुछ बाईं ओर घूम जाएगी और दाईं ओर घूम जाएगी, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो वह कुछ बाईं ओर घूम जाती है। भूमध्य रेखा पर प्रभाव शून्य होता है किसका? कोरियोलिस बल का। अब अभी हम बात कर रहे हैं ना कोरियोलिस प्रभाव, उसका जो प्रभाव है वो भूमध्य रेखा पर बिल्कुल शून्य होता है। ये भी आप ध्यान रखिए। देखिए, मैंने जो भी शब्द और सेंटेंस चुने हैं प्रत्येक से क्वेश्चन बन रहा है, आप ध्यान से सीखना इन चीजों को। तो भूमध्य रेखा पर जो प्रभाव है वो शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है कोरियोलिस प्रभाव। ये ज्यों-ज्यों हम 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाएंगे बढ़ता जाएगा और ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है अभिकेंद्रीय बल। तीसरा, अभिकेंद्रीय बल शब्द से आपको मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है कि अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर। तो देखिए आगे, पृथ्वी पर घूर्णन के केंद्र की दिशा, समझ गए, पृथ्वी पर घूर्णन जो हो रहा है, घूम रही है पृथ्वी, उसके केंद्र की दिशा में वायु के अंदर की ओर जो लगने वाला बल है, वायु के जो अंदर की ओर लगने वाला बल है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम अभिकेंद्रीय बल। इसका भी ये भी पवन की दिशा को तय करता है, यानी प्रभावित करता है। फोर्थ, अपकेंद्रीय बल। यह बल विभिन्न प्रकार के पवनों के वृत्ताकार पथ से बाहर की ओर लगता है। वो लग रहा था अंदर की ओर, जबकि अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से दूर। तो ये हो गया कि वृत्ताकार जो पथ बना रही है विभिन्न पवनें, उस पथ से बाहर की ओर जो बल लग रहा है वो है अपकेंद्रीय बल। और बात करें अगर चक्रवात और प्रति चक्रवात की, तो वहां ये बल, इस बल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब पांचवा जो कारक है वह है घर्षण। घर्षण या फिर अवरोध, आप अवरोध से समझ सकते हो इसको, किसी भी चीज में रुकावट आना। तो भूतल पर विषमताओं के कारण, विषमताएं पर्वत पठार वगैरह, भूतल पर विषमताओं के कारण पवन के रास्ते में जो अवरोध पैदा होता है उसे हम कहते हैं घर्षण। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पर्वत पठार वगैरह, ये जो स्थलाकृतियां हैं, इनकी वजह से महाद्वीपों पर घर्षण ज्यादा होता है,
जबकि महासागरों पर पवन की गति तेज होती है क्योंकि वहां घर्षण कम होता है। ये स्थलाकृतियां है वो अवरोध का कारण नहीं बनती। अतः जो पवन की गति होती है वो महासागरों पर ज्यादा और महाद्वीपों पर कम होगी। ये हो गए हमारे 5 कारक जो पवनों की दिशा तय करने में अहम योगदान निभाते हैं। कौन कौन से, देखिए फिर से एक बार, कारक कौन कौन से हैं? दाब प्रवणता पढ़ लिया, कोरियोलिस प्रभाव पढ़ लिया, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और घर्षण। पांचों के बारे में हमने जो अभी व्याख्या की है उन सब से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये पांचों कारक मिलकर तय करते हैं कि पवन की दिशा किस प्रकार की होगी। अब आगे देखिए, पवनें 3 प्रकार की होती है। मुख्यतया पवनें 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो जानेंगे हम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक पहला नंबर जो है स्थायी पवनों का, स्थायी पवनें, दूसरा है सामयिक पवनें और तीसरा है स्थानीय पवनें। तीसरा कौन है? स्थानीय पवनें। तो 3 प्रकार की पवन है। मुख्य रूप से 3 प्रकार 3 भागों में बांटा गया है किसको? पवनों को, जिसमें पहला है स्थायी पवनें जो कि ये अपने एक पर्टिकुलर जो पेटी है, कटिबंध है, उसमें स्थायी रूप से बिना रुकावट, बिना रुके हुए, बिना दिशा चेंज किए वह स्थायी रूप से बहती रहती है, जिनको स्थायी पवनें कहते हैं। और सामयिक पवनें, दूसरी जो सामयिक पवनें हैं ये समय के अनुसार दिशा चेंज करती रहती है। सामयिक यानी समय के अनुसार दिशाएं चेंज करती रहती है, उसको बोलेंगे हम सामयिक पवनें। और तीसरा है वो है स्थानीय, किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से कोई पवन चल रही है, किसी क्षेत्र विशेष में अगर वह पवन चल रही है और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम है उनका, अलग अलग स्वभाव है गर्म या ठंडा, तो उस पवन को बोलते हैं स्थानीय पवन। इस प्रकार हम सामान्यतया 3 प्रकार की बातें करेंगे। तो सबसे पहले है स्थायी पवन। अगर बात करें हम स्थायी पवन की तो इसमें देखिए साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। सबसे जो सीधा सा अर्थ है, सीधी सी हम अगर इसकी बात करें तो स्थायी पवनें यानी साल भर में एक ही दिशा में प्रवाहित होना। इसमें कौन कौन सी पवनें आ जाएगी? देखिए, एक तो विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय या फिर उसको हम डोलड्रम भी कहते हैं। डोलड्रम पेटी पढ़ी थी हमने पीछे, शांत पेटी। तो विषुवत रेखीय या फिर डोलड्रम। पछुआ पवन, कौन सी पवन है ये? पछुआ पवन। पछुआ का मतलब देखिए, यहाँ पवन को हम जो नाम देंगे ना वो उसका उत्पत्ति से लेकर जो बहती है वो उस तरफ जहां से उत्पन्न होकर बह रही है, जिस दिशा से वह आ रही है, जिस दिशा से वह आ रही है उसको उस दिशा का नाम ही दे देंगे। अगर पश्चिम से आ रही है तो उस हवा को बोलेंगे हम पछुआ पवन। तो विषुवत रेखा के ऊपर या फिर डोलड्रम पेटी में जो पवन चलती है उसे बोलेंगे हम पछुआ पवन। ये स्थायी पवन है। 2 नंबर है व्यापारिक पवन, जिसको ट्रेड पवन भी बोलते हैं। 3 नंबर है पछुआ पवन। ठीक है, ये सिर्फ पछुआ है, वो थी विषुवत रेखीय पछुआ पवन, ये है पछुआ पवन। और 4 नंबर है ध्रुवीय पवन, ये ध्रुवों पर चलने वाली पवन है। इस प्रकार ये 4 हैं स्थायी पवन। आपको क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है कि स्थायी पवन कौन सी नहीं है, 3 इनमें से दे देंगे और 1 इनमें से अलग से दे देंगे, वो आपको अलग करना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिए और इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो 2 नंबर, अब अगर हम बात करें सामयिक पवनों की, सामयिक यानी समय के अनुसार जो चलती हो, मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलती है। क्या होता है सामयिक पवन में कि मौसम, जैसे मौसम बदलता है, मौसम क्या बदलता रहता है ना, कभी कोई सा भी मौसम हो सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को भी कहा गया है कि मौसम की तरह तुम बदल मत जाना, क्योंकि मौसम तो कभी भी पलटा मार सकता है, कभी भी बदल सकता है। तो आपको याद रखना है कि सामयिक यानी समय के अनुसार जो बदल जाता है, कभी इधर तो कभी उधर, एकदम से उलट जाता है, पलट जाता है, तो उसे कहेंगे हम सामयिक पवनें। कौन कौन सी पवनों को लिया गया है इसमें देखिए। सबसे पहले मानसूनी पवन, ए नंबर।
मानसूनी, बी है स्थल समीर और समुद्र समीर, और सी है पर्वत समीर और घाटी समीर। ये पवनें, ये सामयिक पवन कहलाती है। मानसूनी यानी जो मानसून लाती है, मानसून के समय आती है, फिर बिल्कुल जैसे ही मानसून वापस हटता है, वापस एकदम उल्टी हो जाती है, इसकी दिशा एकदम विपरीत हो जाती है। स्थल समीर, कभी स्थल की ओर से हवा चलती है तो कभी समुद्र की ओर से हवा चलती है। ये भी बदलती रहती है, दिन में ही 2 बार, 24 घंटे में 2 बार बदल जाती है। और बात करें अगर पर्वत समीर और घाटी समीर की, तो ये भी रात में कुछ अलग और दिन में कुछ अलग, ऐसे ये भी अपनी दिशा बदलती रहती है। इन सब का जिक्र हम डिस्कस आगे करेंगे। और थर्ड जो है वो है स्थानीय पवन, यानी स्थानीय तापमान या फिर वायु दाब के कारण जो प्रवाहित होती है, जो पवनें प्रवाहित होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में, अगर कोई तापमान या दाब, वायु दाब से अगर कोई हवा प्रवाहित हो रही है, कोई पवन प्रवाहित हो रही है, तो उसको हम नाम देंगे स्थानीय पवन। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ राजस्थान में मरुस्थलीय एरिया में जो लू चलती है, कब आती है? वो गर्मी के मौसम में, और हमारे यहाँ उसको लू बोलते हैं, कहीं और उसके अलग अलग सब जगह नाम है, हमारे यहाँ लू बोलते हैं। तो वो सब इसमें आएगी, किसमें? स्थानीय पवनों में। लू क्या है? एक स्थानीय पवन है। ये एक समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है मैंने, बाकी बहुत सारी ये हवाएं हैं। तो देखिए इसमें 2 तरह की है, एक तो गर्म हवा है और दूसरी ठंडी हवा है। गर्म हवाएं अगर हम बात करें कुछ मुख्य मुख्य एग्जाम्पल्स की, तो जो फोन है, चिन्नुक है, लू है, ये आ गई ना लू, और हरमट्टन है, सिराको है, बर्ग है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में चलने वाली हवाएं हैं, ये सब गर्म हैं। इनके एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनको ऐसे कुछ व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे कि हम इसे भूले नहीं कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, 3 आपको गर्म दे देंगे और 1 ठंडी और उसको अलग कराएंगे, या फिर 3 ठंडी और 1 गर्म और उसको अलग कराएंगे, या फिर किसी पवन का नाम दे दिया और क्षेत्र पूछ लेंगे आपको, कोई देश पूछ लेंगे, महाद्वीप पूछ लेंगे। तो ये आपको अच्छे से देखना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठंडी हवाएं जो मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, बुरान, नार्दर और केप डॉक्टर, ये है अपनी ठंडी हवाएं। ठीक है, गर्म हवाओं के बारे में हमने ऊपर जिक्र कर लिया, अभी ठंडी हवा के बारे में भी देखते हैं। तो जो मिस्ट्रल है, बोरा है, या फिर ब्लिजार्ड है, या बुरान है, नॉर्दर है, या केप डॉक्टर, ये सब कौन है? ये है ठंडी हवाएं। ठीक है, तो गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं ये सब हो जाएगी स्थानीय पवनों में। तो ये 3 हैं, स्थायी, सामयिक और स्थानीय पवन।